हेलो फ्रेंड्स, आइए आज बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस की। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस बाईवेरिएट का एक पार्ट है। डिपेंडिंग ऑन हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे मेजर किए हैं, मीट्रिक या नॉन मीट्रिक, हमारे पास 4 तरह की टेक्निक्स पॉसिबल हैं। अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों ही मीट्रिक हों तो यहाँ लगता है सिंपल रिग्रेशन। इसमें दोनों ही सिंपल लीनियर रिग्रेशन या सिंपल नॉन लीनियर रिग्रेशन दोनों आ जाते हैं इसके अंदर। अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो मीट्रिक और इंडिपेंडेंट हो कैटेगोरिकल, जैसे बॉयज़ और गर्ल्स के मार्क्स को कंपेयर करना या पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना, तो यहाँ पे लगता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। 2 ग्रुप्स में टी टेस्ट और 2 से ज़्यादा ग्रुप्स अगर हों, कैटेगरीज हों, तो वन वे एनोवा। कई स्कॉलर्स ये पूछते हैं कि क्या सिंपल रिग्रेशन में हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। आप जब चेक करते हैं वेदर ए इज इक्वल टू 0, इंटरसेप्ट 0 है या रिग्रेशन कोफिशिएंट 0 है, तो इसको टी टेस्ट ही चेक करता है। तो पहले हमेशा हाइपोथेसिस टेस्टिंग होना चाहिए, फिर सिंपल रिग्रेशन के बारे में डिस्कशन होना चाहिए। अगर दोनों ही वेरिएबल हमारे नॉन मीट्रिक हों, कैटेगोरिकल हों, तो यहाँ लगता है क्रॉस टेबुलेशन और काई स्क्वायर टेस्ट। क्रॉस टेबुलेशन को कॉन्टिजेंसी टेबल भी बोलते हैं। ये एक टेबल फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन है 2 वेरिएबल का, एक रो में एक कॉलम में। और काई स्क्वायर टेस्ट एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है। और जब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल हो, इंडिपेंडेंट मीट्रिक, तो होता है डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। तो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस बेसिकली एक तरह से जो सिंपल रिग्रेशन है उसका सब्स्टिट्यूट है या अल्टरनेटिव है जब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल हो जाए। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का जो एक्चुअल सब्स्टिट्यूट है वो लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन है। दोनों के अंदर थोड़े एल्गोरिथम का फर्क है, कंसेप्ट का फर्क है, काम एक ही करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, जैसे नाम से पता लग रहा है, डिस्क्रिमिनेंट, अलग अलग ग्रुप्स को कैटेगराइज करना, फ्यूचर प्रिडिक्शन करना। देखिए एक एग्जांपल देखिए, 3 ब्रांड है आइसक्रीम की, ए बी सी, और मैं ये देखना चाह रहा हूँ क्या एज या इनकम या जेंडर या किसी भी बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि पर्सन एक कैटेगरी को लेगा या बी कैटेगरी को या सी कैटेगरी को। तो यहाँ पे रिग्रेशन में क्या होता था, डिपेंडेंट वेरिएबल मीट्रिक होता था और हम एक इक्वेशन लिखते थे y = a + bx, और बोलते थे अगर x इतना हो तो y कितना, y की एक वैल्यू आ जाती थी। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में मुझे y की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे ये भी चाहिए कि वो a लेगा या b ब्रांड लेगा या c ब्रांड लेगा। तो इसका मतलब इक्वेशन प्लस थोड़ा सा और भी यहाँ पे एक कट पॉइंट होगा कि कौन सा किस कैटेगरी में जाएगा, ये भी चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस को समझने के लिए आपको रिग्रेशन और वन वे एनोवा, इनके कंसेप्ट्स बहुत ही अच्छे से आने चाहिए, तो हम डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस पे जा सकते हैं। तो एक बार एक क्विकली इसकी देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें। सबसे पहले तो ये रिग्रेशन का सब्स्टिट्यूट मान लीजिए जब डिपेंडेंट वेरिएबल नॉन मीट्रिक हो, ये भी है और लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन भी है। डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है और कैटेगोरिकल होता है कंपल्सरी। इंडिपेंडेंट एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन होंगे सारे मीट्रिक। अगर आपके पास कोई नॉन मीट्रिक है, कैटेगोरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आपको डमी वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। जबकि बाइनरी और लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन में प्रोविजन है, अगर कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो भी उसको हैंडल कर सकते हैं, यहाँ पे आपको डमी बनाना पड़ेगा। जब इंडिपेंडेंट एक होता है तो जनरली टर्म इसको एलडीए बोल देते हैं, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। एक से ज़्यादा पे मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, मल्टीपल रिग्रेशन की तरह। लेकिन अगर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल की 2 से ज़्यादा कैटेगरी हो तो भी एमडीए मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस बोल देते हैं, क्योंकि तब ये 2 फंक्शंस या 2 लाइंस जनरेट करता है। आइए आगे देखते हैं। तो एलडीए को शुरू करते हैं और हम इसको सबसे पहले देखते हैं कंपैरिजन रिग्रेशन के साथ। देखिए रिग्रेशन में हमारे पास कोरिलेशन होता है। तो एक मोटी तौर पे याद रखिए फ्रेंड्स, अगर 2 वेरिएबल हैं और दोनों ही मीट्रिक हैं तो आर होता है। जैसे ही दोनों में से एक नॉन मीट्रिक हो जाए, कोई सा भी, पहली टेक्निक अनोवा ही होती है। इसका मतलब आप हो सकता है आपको याद हो ये कि डिपेंडेंट वेरिएबल मीट्रिक, इंडिपेंडेंट नॉन मीट्रिक, तो अनोवा होता था, टी टेस्ट अनोवा। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट में भी आपको सबसे पहले अनोवा ही मिलेगा। अनोवा चेक करता है जब एक डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट, एक मीट्रिक, एक नॉन मीट्रिक, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे डिपेंडेंट मीट्रिक हो या नॉन मीट्रिक, या इंडिपेंडेंट मीट्रिक हो या नॉन मीट्रिक, अगर 2 वेरिएबल हैं, एक मीट्रिक है एक नॉन मीट्रिक, तो वन वे अनोवा उनका रिलेशन चेक करता है। रिग्रेशन में बहुत सारे एजम्पशंस हैं, कुछ वेरिएबल्स के हैं, कुछ रेजिडुअल के हैं। आपको टी टेस्ट का या अनोवा का एजम्पशन याद है? वहां 2-3 एजम्पशन थे, उनमें से एक था लेवेन टेस्ट। लेवेन टेस्ट बोलता था कि जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कैटेगरीज हैं उनका वेरिएंस सेम होना चाहिए।
डिस्क्रिमिनेंट बिल्कुल उसी तरह का एक अजम्पशन लेके चलता है कि डिपेंडेंट की जो कैटेगरी है उनका वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, तो इसको बॉक्स एम चेक करता है। यहाँ 11 नहीं है, यहाँ रिग्रेशन के बाकी एजम्पशन नहीं है, यहाँ पे चेक करता है हमारा कि बॉक्स एम, बाकी मल्टीकोलिनिटी वाले वो इश्यू सब होते हैं। यहाँ पे परफॉर्मेंस अब देखते थे आर स्क्वायर से, एडजस्टेड आर स्क्वायर से। यहाँ पे हमारे पास है विल्क्स लैम्ब्डा, जो कि एक तरह का 1 माइनस आर स्क्वायर, आप ऐसे मान लीजिए। आइगन वैल्यू जो कि एक्सप्लेन्ड बाय अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस है। क्लासिफिकेशन रिजल्ट कितने हम प्रिडिक्ट करेंगे ओरिजिनल डाटा को कि हमारे अनुसार क्या होना चाहिए, फिर देखेंगे ओरिजिनल क्या था और हमारा क्या प्रिडिक्शन था, उसको क्लासिफिकेशन रिजल्ट बोलते हैं। इक्वेशन में रिग्रेशन इक्वेशन होती है, यहाँ डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन होती है। अगर मुझे देखना हो कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा बेहतर है तो हम कंपेयर करते थे बीटा से। बीटा का साइन नहीं देखा जाता, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाता है। तो उसी तरह से बीटा का इक्विवेलेंट यहाँ पर है स्टैंडर्डाइज कैनोनिकल डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन कोफिशिएंट या स्ट्रक्चर मैट्रिक्स, ये दो चीज़ होती है। तो आइए एक बार इसको क्विकली हम रिवाइज करते हैं कि एसपीएसएस के अंदर इसको हम कैसे करेंगे। ये रिपोर्ट कैसे करते हैं एक बार चलिए पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें 6 चीज़ें हम रिपोर्ट करते हैं। सबसे पहले है अनोवा टेबल, जो ये बताएगा कोरिलेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट के साथ था या नहीं। ये एक एक इंडिपेंडेंट का चेक करता है। तो यानी स्टेप नंबर 1 में हम एक्चुअली रिवर्स कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट में डिपेंडेंट कैटेगोरिकल है और इंडिपेंडेंट मीट्रिक है। तो हम क्या करते हैं, इनको स्वैप कर देते हैं कि डिपेंडेंट को हम मान लेते हैं इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट। तो अनोवा लगाते हैं इंडिविजुअल पे और चेक करते हैं क्या रिलेशन था या नहीं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का। अगर पी वैल्यू लेस देन 0.05 है तो रिलेशन है। ओके, अजम्पशन बॉक्स एम को चेक करते हैं। थर्ड हम आइगन वैल्यू विल्क्स लैम्ब्डा इनको रिपोर्ट करते हैं। ये आपको विल्क्स लैम्ब्डा 2 बार मिलेगा, एक बार मिलेगा इनके साथ इंडिपेंडेंट का डीवी के साथ क्या रिलेशन है यहाँ पे अनोवा टेबल में भी, और दूसरी बार मिलेगा इक्वेशन के अंदर ग्रुप एज ए होल सबको इकट्ठा लेके जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन बनाई उसमें लैम्ब्डा 2 बार लैम्ब्डा देगा। ओके, फोर्थ इक्वेशन और सेंट्रोइड। इक्वेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे रिग्रेशन की इक्वेशन है, पर यहाँ पे कट पॉइंट होता है कि अगर स्कोर इतना आया तो ए ब्रांड, अगर इतने से ऊपर आया बी ब्रांड एंड सो ऑन, उसको सेंट्रोइड स्कोर बोलते हैं। फिर हमारे पास रिलेटिव इंपॉर्टेंस निकालने के लिए 3 है एक्चुअली टेबल। एक तो ये अनोवा टेबल ही ये भी बताती है कौन इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्डाइज कैनोनिकल कोफिशिएंट और स्ट्रक्चर मैट्रिक्स, ये 3 में से हम यूज करते हैं। एंड फाइनली हम देखते हैं क्लासिफिकेशन रिजल्ट्स को। ये 6 चीजें जो आपको पेपर में रिपोर्ट करनी होती है। तो आइए देख लेते हैं कि एसपीएसएस में इसको कैसे करेंगे। एसपीएसएस एक्चुअली आपको इतनी सारी टेबल्स देता है कि वहाँ काफ़ी कंफ्यूजन दिखता है इसमें। तो क्विकली देखते हैं कैसे करेंगे। ये अवेलेबल है एनालाइज, क्लासीफाई में डिस्क्रिमिनेंट। मेरे पास यहाँ काफ़ी ऑप्शन आ रहे हैं, शायद आपके पास ना आए क्योंकि मैंने आर को इंटीग्रेट कर रखा है अपने एसपीएसएस में। तो आपके पास 2 स्टेप के मीन्स क्लस्टर हायरार्किकल या डिस्क्रिमिनेंट ये मिलेगा। ओके, डिस्क्रिमिनेंट में अभी तक मैंने जो यूज़ किया, मैंने एक फाइल यूज़ की है जिसमें एक रिस्क है, लो रिस्क या हाई रिस्क। और मैं देख रहा हूँ बैंक में जो लोन देते हैं उनमें कितना रिस्क रहेगा, क्या हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं एज, इनकम और मैरिटल स्टेटस से। बैंक मैनेजर का ये मानना है कि जितनी एज ज़्यादा होती है तो शायद रिस्क कम होता है। सीनियर सिटीजन, ज़्यादा एज के, वो स्टेबल लोग होते हैं, वो डिफॉल्ट नहीं करते, यंगस्टर शायद कर सकते हैं। जितनी इनकम ज़्यादा होगी उतना कम रिस्क। जितना मैरिड लाइफ में नंबर ऑफ ईयर्स ज़्यादा होंगे, हम मान के चलते हैं पर्सन स्टेबल होगा, एक ही जगह पे रह रहा होगा, तो वो डिफॉल्ट नहीं करेगा। ओके, सो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे हमें करना होता है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हमें डालना है ग्रुपिंग वेरिएबल में, रिस्क को, और इंडिपेंडेंट में हमने सबको डाल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये एंटर मेथड हम यूज कर रहे हैं अभी। जब आप इनको रिस्पेक्टिव पेन्स के अंदर डाल देंगे, एक स्क्रीन का जो पोर्शन है फ्रेंड्स, इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में पेन बोलते हैं, PANE, पोर्शन ऑफ ए स्क्रीन। तो जब आप इसको रिस्पेक्टिव पेन्स में डाल देंगे, रिस्पेक्टिव ब्लॉक्स में डाल देंगे, आपको ऐसा दिखाई देगा, लेकिन अभी भी ओके एक्टिवेटेड नहीं है। इसका कारण ये है कि रिस्क से आगे अगर आप देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और डिफाइन रेंज ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हमें क्या करना होता है कि इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिफाइन रेंज एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद इसके अंदर हम वो चीज़ जो भी इसकी वैल्यूज है, लाइक लो रिस्क 1 है, हाई रिस्क 2, तो 1 और 2 रेंज में डिफाइन कर दीजिए, फिर ये ओके एक्टिवेट हो जाएगा। पर अभी हम ओके नहीं करेंगे, अभी हम देखते हैं 3-4 मेनू है। मेथड अभी डीएक्टिवेटेड है क्योंकि एंटर मेथड पे किया है। जब हम स्टेप वाइज करेंगे तब ये एक्टिव होगा।
बाय डिफॉल्ट ये डीएक्टिव होता है। तो पहले देखते हैं स्टैटिस्टिक्स को। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमें ये जो चीज़ें हैं, देखिए सबसे पहले मीन तो हमें बताता है इंडिपेंडेंट का क्या मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सेट्रा। यूनिवेरिएट अनोवा ये है हमारा फर्स्ट थिंग जो हम रिपोर्ट करते हैं। यूनिवेरिएट अनोवा बताएगा इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट से रिलेशन है या नहीं है अनोवा से। बोक्सहैम अजम्पशन चेक करेगा। फिशर हमारा स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट देगा, ये कंपैरिजन के काम आता है इंडिपेंडेंट को आपस में कंपेयर करने के। और अनस्टैंडर्डाइज हमारा यूज होता है डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन लिखने के। जो इसका अजम्पशन है बोक्सहैम जो चेक करता है, आपने देखना है वो अगर के कोरिलेशन कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या है तो यहां पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज क्लासीफाई पे क्लिक करें। क्लासीफाई पे क्लिक करने पे ये मेनू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको हम कई बार रेफर करेंगे। इसमें 3-4 चीजें हैं। पहला तो ये है प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी अभी देखिए मेरे पास लो और हाई रिस्क में ऑलमोस्ट 18 केस हैं, शायद 9 केस हैं इकट्ठे हैं। तो हम कर सकते हैं ऑल ग्रुप्स इक्वल, या कंप्यूट करेंगे अगर ग्रुप साइज से। ग्रुप साइज का मतलब आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की कैटेगरी कितनी कितनी है उससे बनाएं इक्वेशन या इक्वल मान के। देखो इसको 1 मिनट के लिए समझते हैं। अगर मेरे पास बैंक में ऐसा है ओरिजिनल डाटा, क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं कहीं से भी शुरू करूंगा, मैं कोई डाटा लेके उससे इक्वेशन बनाऊंगा ना। अगर लेस से हाई रिस्क के बहुत ज्यादा है, 70 या 80% है, तो आपको और कुछ नहीं पता, सिर्फ आपको पता है रिस्क में हाई रिस्क के मेरे बैंक में बहुत ज्यादा, लो के कम है। तो एक नया बंदा आए तो आप उसको क्या मानेंगे, लो का या हाई का? तो ऑब्वियसली हम मानेंगे भाई हमारे तो 80% है, तो हाई रिस्क वाले होते हैं तो हो सकता है ये हाई रिस्क पे ही जाएगा। तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको कर देंगे कंप्यूट फ्रॉम द ग्रुप साइज। तो जिसका जितना है उसकी उतनी ही प्रोबेबिलिटी मानी जाएगी जो आपके ओरिजिनल सैंपल के अंदर है। अगर आप इक्वल करेंगे तो चाहे वो 80% हो, हम लो और हाई को 50-50% मानेंगे। आपको हमेशा बाय डिफॉल्ट ये कंप्यूट फ्रॉम द ग्रुप साइज ही रखा करें, अच्छे रिजल्ट आएंगे इससे और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। ये सिर्फ मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है कि 3 कैटेगरी हैं ए बी सी, तीनों की 30%। हो सकता है एक कैटेगरी आपकी बिकती ना हो आइटम की, तो एक उसको क्यों देना इक्वल प्रोबेबिलिटी? तो कंप्यूट फ्रॉम ग्रुप साइज। नेक्स्ट समरी टेबल, ये जो हमारा 6 नंबर हम रिपोर्ट करते हैं ये वो वाली चीज है। और ये है हमारा अजम्पशन। तो जैसे 11 टेस्ट चेक करता है, बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं नल हाइपोथेसिस के सबके जो वेरिएंसेज हैं अलग अलग कैटेगरीज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो सेम है। ये टी टेस्ट नोवा में है ये। उसी तरह से डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में हम मान के चलते हैं कि यहां पर जो कोवेरिएंस है सबके सेम है, तो विद इन ग्रुप हम करते हैं इसे। अगर बोक्सहैम रिजेक्ट हो जाएगा तो हम इस पे वापस आएंगे। तो और कुछ नहीं है यहाँ पे, समरी टेबल और हमने कंप्यूट फ्रॉम द ग्रुप साइज कर दिया, विद इन ग्रुप कर दिया, कंटिन्यू। अगर इन दो को आपस में देखें, इनका एक था स्टैटिस्टिक्स, एक है क्लासिफिकेशन। देखिए एक तो है स्टैटिस्टिक्स, एक है क्लासीफाई। इनका आपस में क्या रिलेशन है? इनका रिलेशन ये है कि ये जो बोक्सहैम है ये आपको बताएगा कि इन दोनों में से कौन सा यूज करना है। तो यानी अगर आप बोक्सहैम पे चेक करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो डिसाइड करेंगे। और क्या होगी वो वैल्यू? अगर बोक्सहैम की पी वैल्यू 0.05 से बड़ी आती है तब तो कुछ नहीं करना, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट ही है। अगर ये वैल्यू छोटी आई तब हमें एक बार दोबारा रन करना पड़ेगा, सेपरेट ग्रुप करके p लेस देन 0.05 करके दोबारा रन करना पड़ेगा। पर बोक्सहैम की वैल्यू खुद में एक बड़ी ड्यूबियस सी है, ये बहुत ही बायस्ड है वैल्यू। लार्ज सैंपल पे हमेशा ही ये ठीक आ जाएगी, p ग्रेटर आ जाता है, तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं, रिपोर्ट भी कर सकते हैं। ओके, आउटपुट देखते हैं। 2 चीजें जो शुरू में आएंगी, सबसे पहले एक आपके पास, आपको पता है स्पेसस देता है कि टोटल n कितना है, 18 मिसिंग है या नहीं। आइडियली आपके पास मिसिंग नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अगर मिसिंग है तो आप बहुत सारे एल्गोरिथम है, उस मिसिंग को पहले फिल इन करें, डाटा क्लीनिंग। सेकंड है यहाँ पे देखिए लो रिस्क और हाई रिस्क के कितने, तो दोनों के नो केस हैं, बढ़िया है। तो इसका मतलब दोनों का आप इक्वल प्रोबेबिलिटी भी कर सकते हैं। अगर आप ये बोलते हैं कंप्यूट फ्रॉम ग्रुप साइज तो भी इक्वल आएगा, क्योंकि दोनों ही नो है, 50% ईच है हमारे ग्रुप में, ठीक है। ये हमारा है फर्स्ट थिंग जो हम रिपोर्ट करेंगे, टेस्ट ऑफ इक्वलिटी फॉर ग्रुप मीन्स। रूल क्या है? रूल हमारा ये है कि हर एक की पी वैल्यू लेस देन 0.05 होनी चाहिए यहाँ पे। अगर लेस देन 0.05 है तो ठीक है, अगर नहीं आती है, अगर आपके पास कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और किसी की भी पी वैल्यू 0.05 से बड़ा है, तो हमें स्टेप वाइज मेथड यूज करना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये है हमारा बोक्सहैम के बारे में। बोक्सहैम की पी वैल्यू हमारी आई है 0.576, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो सारा ठीक ही है।
अगर ये छोटी होती तो हम दोबारा रन करते हैं, सेपरेट पे क्लिक करके फिर से रन करते हैं। अभी ये ठीक है, तो वी कैन स्किप दिस। रिपोर्ट कर सकते हैं या आप सिर्फ लिख सकते हैं कि एजम्पशन वाज चेक्ड एंड इट वाज फाउंड ओके। रिपोर्ट करना है तो रिपोर्ट कर दीजिए। नल हाइपोथेसिस जिसके नीचे गिवन है, नल हाइपोथेसिस है इक्वल पॉपुलेशन वेरिएंस, किसके, जो डिपेंडेंट की जो कैटेगरीज हैं उनके अंदर इक्वल पॉपुलेशन वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है। नेक्स्ट ये है हमारे पास ओवरऑल मॉडल का समरी ऑफ कैनोनिकल डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन। जैसे रिग्रेशन के अंदर एक इक्वेशन होती है, आप यहां मानिए इक्वेशन को मैं फंक्शन बोल रहा हूं, तो अगर दो ग्रुप हैं तो उनको डिवाइड करने के लिए एक इक्वेशन या एक फंक्शन चाहिएगी। 3 है तो 2 चाहिएंगे फंक्शन, 4 ग्रुप हैं तो 3 फंक्शन चाहिएंगे। नंबर ऑफ फंक्शंस जनरेटेड हमेशा जो डिपेंडेंट की जितनी कैटेगरी है -1 उतने फंक्शंस होते हैं। आइगन वैल्यू ये आती कहां से है, इनका मीनिंग क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैनुअल कैलकुलेशंस क्या है, पर आइगन वैल्यू एक तरह का एक्सप्लेन्ड से अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस का रिलेशन होता है, और जो विल्क्स लैम्डा है ये होता है एक तरह का 1 - r², आप ऐसे मान लीजिए इसे। तो जितनी आइगन वैल्यू ज़्यादा उतनी अच्छी, ये सारा ठीक है। विल्क्स लैम्डा जितना छोटा उतना अच्छा, ओके, सिग्निफिकेंट है। अगर आपको विल्क्स लैम्डा पता है तो इन वन वे आपको r² भी पता है, क्योंकि ये 1 - r² मैं इसको बोल रहा हूँ, तो ये सिग्निफिकेंट है, दैट्स अ गुड न्यूज़। कैनोनिकल कोरिलेशन होता है हमारा y और yc का रिलेशन। अब यहाँ y तो एक कैटेगोरिकल है ना, 1 2, yc वो भी कैटेगोरिकल आएगा। दोनों में आइडियली आई नो आप कह रहे हैं इसमें तो फिर क्रॉस टैब लगना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन अगर मैं सिर्फ 2 ही कैटेगरी हैं और अगर मैं 0 1 का स्कोर दे दूं दोनों में, तो उस पर जो हम रिलेशन लगाते हैं उसको कैनोनिकल, वो इकाल पियर्सन वाला अगर हम लगाएं उसका नाम कैनोनिकल कोरिलेशन हो जाएगा। 0.8 काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। नेक्स्ट है हम डिस्क्रिमिनेंट इंपॉर्टेंस कैसे देखें। देखिए इंपॉर्टेंस में हमारे पास 3 चीज़ें हैं। अनोवा टेबल जो पहले हम डिस्कस कर चुके, सेकंड है हमारे पास कैनोनिकल डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन, ये बीटा है, और एक है स्ट्रक्चर मैट्रिक्स। इसको हम कैसे पढ़ते हैं पहले देखते हैं, इनको पढ़ेंगे कैसे इन तीनों में। तो जब हम विल्क्स लैम्डा की बात करें, जितना विल्क्स लैम्डा छोटा है उतना अच्छा। तो आप चाहे तो लैम्डा को देख लो, सबसे अच्छा कौन है, एज सबसे बढ़िया है, फॉलोड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मैरिड, और नंबर 3 पे इनकम है, ये बनता है। या आप एफ को देख लीजिए, जिसका एफ जितना ज्यादा वो उतना इंपॉर्टेंट, या सिग्निफिकेंस को देख लीजिए, जिसकी सिग्निफिकेंस जितनी छोटी। तीनों में से आप किसी भी तरह रिपोर्ट करें तो हमारे पास निकल कर ही आता है सबसे अच्छा है एज। सबसे अच्छा का मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन के अंदर एज है। नंबर 2 पे है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मैरिड लाइफ, क्योंकि ये 0.08 है। सिग्निफिकेंस देखें तो सबसे कम को हायर रैंक या रैंक 1 मिलेगा। एफ देखें तो सबसे बड़े को 1 रैंक मिलेगा। विल्क्स लैम्डा में सबसे छोटे को 1 रैंक मिलेगा। जबकि बीटा जो है ये तो कोरिलेशन है, कोरिलेशन तो जितना हाई उतना बेहतर। तो इस केस में अगर हम देखें तो एज नंबर 1 पे, और इनकम नंबर 2 पे, और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मैरिड लाइफ नंबर 3 पे। इसी तरह स्ट्रक्चर मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो हमारा आएगा, ये भी कोरिलेशन है, नंबर 1 पे है एज, 2 पे है नंबर ऑफ मैरिड ईयर्स, और 3 पे है इनकम। अब हमें देखनी होती है ये 2, अनोवा और बीटा, इनकी जो रैंकिंग है ना ये सेम आनी चाहिए। अगर इनकी रैंकिंग सेम है तो फाइन, अब बीटा वैल्यूज को रिपोर्ट करो इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। अगर ये सेम नहीं है, सेम का मतलब यहाँ एज इंपॉर्टेंट है, नंबर 2 पे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मैरिड लाइफ है, लेकिन बीटा में एज 1 पे है और इनकम नंबर 2 पे है, आपस में मिल नहीं रहा इनका रिजल्ट। ये होता है मल्टीकोलिनिटी की नहीं, आउटलायर की वजह से। ये आउटलायर है आपके डाटा में, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट में कोई इशू है। तो यानी अगर आप डाटा क्लीनिंग के बाद आए हैं तब तो कोई इशू ही नहीं है, ये सेम ही आएगा। अगर ये सेम नहीं आता, इन दैट केस स्ट्रक्चर मैट्रिक्स को बताया जाता है। स्ट्रक्चर मैट्रिक्स किसकी तरफ सपोर्ट कर रहा है, ये कर रहा है अनोवा वाले को। तो हम बोलेंगे नंबर एज सबसे इंपॉर्टेंट, फॉलोड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मैरिड लाइफ, एंड नंबर 3 पे है इनकम। तो हम इस बीटा की नहीं मानेंगे, ये बायस्ड है। स्ट्रक्चर मैट्रिक्स में आउटलायर से कोई बायसनेस नहीं आता है, तो इसको, तो अगर इनके रिजल्ट एक जैसे हैं तो बीटा को इसको रिप्रेजेंट करें, अगर इनके आपस में कंफ्लिक्ट हो रहा है तो स्ट्रक्चर मैट्रिक्स के रिजल्ट को रेफर करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वो इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे जैसे रिग्रेशन की लिखते थे ना, तो डिस्क्रिमिनेंट स्कोर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट माइनस 10 पॉइंट दिस प्लस 0.246 इंटू एज प्लस 0.803 इंटू इनकम प्लस 0.085 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मैरिड लाइफ, ऐसे लिखेंगे इसको। यहाँ ये याद रखिएगा, मैंने 1 लो रिस्क लिया है, 2 हाई रिस्क लिया है।
अब अगर देखिए मेरे पास कोई पर्सन हो जिसको मैं कहूँ 50 साल का आदमी जिसकी इतनी इनकम है और इतने साल हो गए मैरिड लाइफ को, वो उसका बताइए वो लो रिस्क वाला या हाई रिस्क वाला। तो जब इसमें हम वैल्यू रख देंगे वो सारा, यहाँ 50, यहाँ 20, यहाँ 10, तो एक स्कोर आ जाएगा ना। मुझे स्कोर थोड़ी चाहिए, मुझे तो चाहिए आप ये बताओ वो लो रिस्क में एक हाई रिस्क में। तो इसीलिए यहाँ पर एक हमें SPSS निकाल के देगा इस एल्गोरिथम से, सेंट्रोइड पॉइंट, लो रिस्क हाई रिस्क। कैसे, इसको कैसे समझें? तो एक काम करते हैं, इसको ना आप एक बार एक्स एक्सिस पे लिख लीजिए। तो जैसे मैं एक्स एक्सिस पे लिखूंगा, यहाँ है -1.378 नेगेटिव साइड पे, फिर 0 आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा। तो हम ये बोलेंगे वो जो स्कोर आएगा उसको आप पढ़ें कितना है। अगर वो 1.378 से ज़्यादा आता है तो वो लो रिस्क में जाएगा। अगर वो -1.378 से कम इधर है तो वो हाई रिस्क में आएगा। और इनके बीच में क्या होना चाहिए? तो इनके बीच में एक्चुअली मैं तो ये बोलूँगा इन दोनों का एवरेज निकालो, अर्थमेटिक एवरेज 0 आ गया ना। तो मैं तो ये कहूँगा अगर 0 से थोड़ा सा भी पॉजिटिव है, 0.001 आता है ये स्कोर, तो भी वो पर्सन लो रिस्क में जाएगा। ये लो रिस्क का जोन है, ये हाई रिस्क का जोन है। पर हम बोलेंगे नहीं, ये ना वो वाला जोन है जिसमें हमें कई सारे ऐसा डाटा मिले जो हमारे अनुसार तो होने चाहिए थे लो रिस्क, पर वो हाई रिस्क था। ये जोन ऑफ कन्फ्यूजन है, यहाँ पे एरर्स आते हैं, यहाँ पे कुछ दिक्कत होती है डाटा में। देखिए ये दिक्कत कैसे होती है, ये चीज़ हमें समझाई गई है क्लासिफिकेशन टेबल से। तो एक बार क्विकली मैं आपको प्रोबेबिलिटी का बता देता हूँ। इसका कहीं आपने हमेशा कंप्यूट फ्रॉम ग्रुप साइज ही करना है। यहाँ पे क्योंकि इक्वल थे, मैंने अगर ऑल किया तो यहाँ 9 आ गए, सेम प्रोबेबिलिटी 0.5 लिया। आप हमेशा कंप्यूट फ्रॉम ग्रुप साइज ही कीजिएगा। तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन टेबल की। ये है क्लासिफिकेशन टेबल। देखिए एक्चुअल में टोटल 18 लोग थे, उसमें से लो रिस्क के 9 थे। हमने प्रिडिक्ट किया लो वाले 9 हैं, तो बिल्कुल ठीक है, एक्चुअल में 9 थे और मैंने भी प्रिडिक्ट किया 9 है। और हाई रिस्क का कोई भी प्रिडिक्ट नहीं किया मैंने, ये प्रिडिक्टेड है। लेकिन जब आप हाई रिस्क को देखें, टोटल 9 थे, उसमें से मैंने प्रिडिक्ट किया 8 हाई रिस्क के, एक मेरे अनुसार लो रिस्क में होना चाहिए था पर एक्चुअली वो हाई रिस्क में था। तो ये एरर आ गया ना। तो इसकी एक्यूरेसी कितनी हुई? ये 9 ठीक है, लो के थे मैंने भी लो कहा, हाई के थे और मैंने भी हाई कहा। तो 17 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100, 94% करेक्टली क्लासीफाइड होते हैं ये। तो प्रोफेसर नरेश मल्होत्रा बोलते हैं कि अगर 80 से ज़्यादा हैं तो ये आपका इक्वेशन ठीक है, मान ली जाएगी। तो ये भी टेबल एक रिप्रेजेंट करते हैं। बीच में एक हमारी टेबल छूट गई थी कि आपको YC का स्कोर जो निकालना है वो कैसे निकालें, प्रिडिक्शन। तो 2 तरीके होते हैं, या तो आप कैनोनिकल जो इक्वेशन है इससे कर सकते हैं, ये जो मैंने यहाँ यूज की थी इससे भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक और भी तरीका है फंक्शन कोफिशिएंट से, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा ये कैसे करते हैं मैनुअली। इसका भी दोनों मेथड सेम रिजल्ट देते हैं। सो दिस वाज अ समरी। एक बार क्विकली देख लेते हैं। ये 6 चीज़ हम रिपोर्ट करते हैं। कोरिलेशन, अजम्पशन डाल सकते हैं, वैसे बायस्ड होता है, थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं। परफॉर्मेंस कैसे, आइगन वैल्यू, विक्स लैम्डा, इक्वेशन एज ए होल, फंक्शन एज ए होल की, इक्वेशन सेंट्रोइड पॉइंट, उनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस और क्लासिफिकेशन रिजल्ट, ये चीज़ें हम पेपर में रिपोर्ट करते हैं। तो अगले कुछ वीडियो में हम देखते हैं इनको मैनुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये आती कहाँ से है वैल्यू। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।